अभी हमने और अब इस पर उदाइन के बारे में हम जानते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए उदाइन कौन है? तो ये अजात शत्रु जो थे, अजात शत्रु के पुत्र उदाइन हुआ करते हैं। ठीक, और उदाइन के द्वारा इनकी पिता की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। पिता की हत्या हो जाती नहीं बल्कि कर देते हैं। ठीक है, और यह 460 ईस्वी में राजा बनता है। कहाँ का? तो वही मगध का राजा बनता है। और मगध के राजा इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन किया और राजधानी कुसुमपुर, कुसुमपुर किसका नाम है? तो यह पटना का नाम है। और नया नाम इसका पाटलिपुत्रा या पटना कह लीजिए, तो पटना पड़ा था। तो यूँ कहते हैं, क्वेश्चन कई बार कई जगह पूछा गया है कि पटना को किसने बसाया है। तो इसमें आप चर्चा में बेहिचक कर सकते हैं कौन बसाया था? तो उदाइन ने बसाया इस पटना को। इसका नाम क्या है? तो कुसुमपुर। नया नाम क्या है? कुसुमपुर। माता का नाम, तो इनके माता का नाम पद्मावती। माता कौन थी? पद्मावती। और पिता कौन थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु इनके पिता थे। ठीक है, उदाइन को क्या कहा जाता है? तो इसे बौद्ध धर्म में पितृहंता कहा गया, क्योंकि जो पिता की हत्या करता है ना, उसे बौद्ध धर्म पितृहंता कहते हैं। ठीक है, इसके पिता को भी पितृहंता कहा गया और इसे भी पितृहंता कहा गया। ठीक है, अन्य नाम इसका उदाइन या उदय भद्र था। उदाइन या उदय भद्र, उदाइन उदय भद्र। ठीक है, तो ये 3 नाम इसका था। चंपा के उपराजा थे, चंपक का उपराजा थे। राजा तो मगध के थे, उपराजा वहां के थे। ठीक है, इसने गंगा और सोन के नदी के संगम पर, किस नदी पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर एक क्या बसाया था? शहर बसाया, जिसका नाम था कुसुमपुर। और कुसुमपुर को बसाने के लिए इन्होंने कुसुमपुर नगर यानी पटना नदी के, पटना गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर बसाया पटना को। और पटना यानी कुसुमपुर आज के डेट में क्या बन गया है? तो वह पाटलिपुत्रा बन गया है। तो पाटलिपुत्रा या पटना बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया, डेवलप हो गया। बौद्ध धर्म उसके बारे में क्या किया है? चर्चा करता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ये बौद्ध धर्म के। अब कहते हैं इन्होंने पटना में जैन चैतन्य का निर्माण करवाया था। क्या निर्माण करवाया था? जैन चैतन्य। जैन चैतन्य क्या एक स्थला मूर्ति था, जैन धर्म का एक मूर्ति या स्थापना, उसको क्या किया था? इन्होंने निर्माण करवाया था। उदाइन की हत्या चाकू गोद कर किसी अनजान व्यक्ति चाकू भोंक करके मार दिया था इनको। ठीक है, अनजान व्यक्ति जिससे कोई पता नहीं था, अनजान व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दिया था। ठीक है, इनकी हत्या। इसके बाद इसके पुत्र थे नागदशक। नागदशक को कोई होश हवास नहीं था, अब ढंगा था, या थोड़ा अयोग्य कह लीजिए, अयोग्य शासक था। ठीक है, तो अयोग्य शासक होने के कारण, अयोग्य होने के कारण जिसकी हत्या सेनापति ने कर दिया। इनकी सेनापति कौन थे? नागदशक। ठीक है, नागदशक के सेनापति के द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। और नया वंश कौन होता है? शिशुनाग। शिशुनाग, नया वंश शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग इनकी सेनापति थे और नागदशक की हत्या कौन कर देते हैं? इनके सेनापति नागदशक ने। और नागदशक नया वंश की स्थापना किया, जिसका नाम रखा गया शिशुनाग वंश, जिसकी चर्चा महाभारत में किया गया है। महाभारत में इसकी चर्चा किया गया है। अब मगध का प्रथम वंश क्या कहा गया? मगध के प्रथम वंश जो हुए, उस वंश को बृहदत्त वंश क्या कहा गया? बृहदत्त वंश कहा गया। ठीक है, बृहदत्त वंश मगध का प्रथम वंश। तो आज हम देखते क्या है? मगध बृहदत्त वंश की स्थापना, बृहदत्त वंश की स्थापना बृहदत्त नामक व्यक्ति ने किया था। बृहदत्त एक व्यक्ति जिन्होंने बृहदत्त वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जरासंध हुए। ठीक है, जरासंध जो जरा से संधि करके बना था। ठीक है, सबसे विशालकाय भयानक हुआ था जरासंध। ठीक है, तो ये प्रतापी हुए थे। इसने राजधानी गृह वर्ज को बनाया। राजधानी क्या था? गृह वर्ज था इसकी राजधानी। जरासंध के सामान्य विस्तार क्या किया था? अपने साम्राज्य को विस्तार ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारत में करना चाहते थे, लेकिन उत्तर भारत में इनके विरोध में कौन था? कृष्ण और पांडव, ये दोनों इनके विरोधी थे, जिसके कारण इसकी मंशा को सफल नहीं होने दिया। ठीक है, और यह मल्ल युद्ध में निपुण था, यानी कहा जाता था इनको बाहुबली पर बहुत ज्यादा घमंड था, बहुत ज्यादा विश्वास था कि बाहुबली उससे बड़ा शारीरिक युद्ध में कोई निपुण नहीं,
सबसे ज्यादा अभिमान था, घमंड था, जरा से संधि करके बना था। ठीक है, जिसका मतलब क्या, विरोधी कौन था, पांडव कृष्ण। उद्देश्य को असफल करने के लिए कृष्ण और पांडव दोनों एक साथ थे। ठीक है, यह मल्ल युद्ध में निपुण था, कौन, जरासंध। मल्ल युद्ध में एकदम निपुण व्यक्ति थे। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया, जरासंध मल्ल युद्ध में निपुण थे। इसके बाद जरा से संधि करके मतलब निर्माण हुआ था। जरा नामक एक राक्षसी थी, वह क्या कर रहा था, जंगल में दो मांस का टुकड़ा अलग अलग चीर करके फेंका हुआ था। तो जरा ने क्या किया, भूखे प्यासे जंगल में दौड़ रहा था, घूम रहा था, तो अचानक मांस के दो टुकड़ा देख करके वो दोनों टुकड़ा को दोनों हाथ से उठा के लेके जाने लगा। रास्ता जाते जाते नदी किनारे एक मतलब आगे बढ़ा तो रास्ता में एक नदी आ गया। तो इस जरा को प्यास भी लगी थी, तब प्यास में पानी पीने के लिए एक हाथ में, दोनों हाथ में तो मांस का टुकड़ा था, तो दोनों मांस के टुकड़ा को एक हाथ में रख लिया और वो पानी पीने लगा। इधर वह दोनों मांस का टुकड़ा आपस में जुट गया, और जुट गया तो दोनों से क्या हो गया, एक बालक हो गया। वह मांस का टुकड़ा बालक में बदल गया, और इसका रुदन यानी रोने की आवाज इतना भयानक थी कि जरा उससे डर गई और डर करके भाग गया और उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया नदी किनारे। बाद में एक ऋषियों की झुंड आई और उस बच्चे को देखा और उस बच्चे को साथ ले गया, पाला गया, और एक समय में अच्छे योद्धा और मल्ल में निपुण एक पूर्ण सशक्त राजा बना, जिसका नाम पड़ा जरासंध। तो ये जरा से संधि करके बना था, इसलिए इसको मल्ल युद्ध या किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। इसकी जब भी हत्या होती तो शरीर से चीर करके इसकी हत्या होती, और शरीर के मांस को दो टुकड़ा करके चीर करके इसके भिन्न भिन्न विपरीत दिशा में फेंका गया था भीमसेन के द्वारा। ठीक है, वही पांडव के एक था, तो द्वितीय पांडव का कुमार कहा जाए भीमसेन था, जिनके द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। यानी इसके बॉडी को दो भागों में चीर करके फेंक दिया जाता है, एक को इधर, ये हाथ वाले को इधर, ये हाथ वाले को उधर फेंक देता है। अलग अलग दिशा में इनकी हत्या हो जाती है। मल्ल युद्ध में इसकी हत्या होती है। ठीक, इसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा क्रूरता की हदें पार कर रखी थी। एक बार में 86 को राजा को एक साथ फांसी पर लटकाने का सजा सुना रखे थे। त्योहार के बाद एक साथ 86 को राजा को जानवर की जैसे बलि देता है, उस तरह से राजा को बलि देते थे। राजा को पकड़ के उसको बलि देते थे, इनको आनंद आता था। ठीक है, शक्ति विस्तार होता था, तो ये करने वाले थे। और इसी बीच क्या हुआ, पांडव वहां पहुंचे और पांडव के साथ कृष्ण पहुंचे, और भीमसेन ने युद्ध में इसे ही क्या कर दिया, मल्ल युद्ध में हरा करके इसके बॉडी को दो पार्ट में चीर करके उन 86 राजाओं को मुक्त किया था। ठीक, आजाद किए थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मल्ल युद्ध में भीमसेन के द्वारा इसके शरीर को दो भाग में अलग अलग बांट दिया गया था। अब आ जाते हैं मगध साम्राज्य के शासक जरासंध का पुत्र बना, किसका, जरासंध। उसी का बेटा को पांडव अपने युद्ध के लिए किसी हड़प की इच्छा से नहीं किया था, बल्कि अत्याचारियों से मुक्त करने के लिए जरासंध का अंत कर दिया और उसके बेटा को क्या बना दिया, राजा बना दिया वहां का। और बेटा के राजा, बेटा कौन था, तो रिपुज्य। जरासंध के बेटा का नाम रिपुज्य था, इनको राजा बनाया गया। और बृहदत्त वंश के अंतिम शासक रिपुज्य, ठीक है, की हत्या मंत्री पुरलिक ने कर दिया। पुरलिक उसका मंत्री था, जिन्होंने इसकी क्या कर दिया, हत्या कर दी। और हत्या के बाद पुरलिक जैसे मर गए, पुरलिक की जो हत्या हुई, तो पुरलिक अपने पुत्र को राजा बनाया, और पुरलिक के पुत्र को कौन, कुलीन ने राजा बना दिया। क्या बना दिया, राजा कुलीन। अब कहता है राजा कुलिक ने अपने पुत्र को अब राजा बनाया, और कुलिक के पुत्र हुआ कौन, तो भाटिया जिसको हम कहते हैं, तो वही कुलिक के पुत्र थे। भाटिया किसका, तो बिंबिसार। और बिंबिसार जब राजा बना तो यह पहला बार ऐतिहासिक राजा बना था। पहली बार ऐतिहासिक राजा कुलिक के पुत्र कौन बना था, बिंबिसार। यह हर्यक वंश के संस्थापक कहे जाने वाले व्यक्तियों में से थे। किस वंश के, हर्यक वंश के संस्थापक कहे गए। और जिसने पहला ऐतिहासिक वंश का स्थापना किया उसको क्या कहा गया, हर्यक वंश। तो ये हर्यक वंश थे और हर्यक वंश के संस्थापक थे। और इस तरह से क्या हुआ, कुल वंश की आपने केवल हर्यक वंश के बारे में पूरी ये वीडियो देखा। वीडियो काफी लंबा हो चुका है और
इसे एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। नोट्स बाय पीडीएफ है और ये सारे के सारे आपको देखिए, समझिए और अच्छे से कंटेंट लिखा गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रख लीजिए और 1 से 2 बार इसे पढ़ लीजिए। आपको कहीं जाने और भटकने की जरूरत नहीं। हर्यक वंश का सारा क्वेश्चन इसमें कर दिया गया है, चाहे कहीं से उठा दे कंपटीशन, इसमें से जरूर रहता है। और अगर हर्यक वंश से पूछे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये गारंटी नहीं, पूरी उम्मीद और संभावनाएं होती है। क्योंकि कहता है लेबर नेवर नॉट गोज आउट, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। अगर इंसान परिश्रम कहे ना तो क्या होता है कि सफलता एक दिन मिलती है। ठीक है, कहता है दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, बेवफा भी निकलेगा तो मुकद्दर बना के जाएगा। ठीक है, किताब एक ऐसी चीज है कि दुनिया में आपको हर दोस्त ना मिले, कोई दोस्त ना मिले ना, किताब दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त है। और दुख सुख हर हमेशा का साथी अगर किताब बन जाता है ना, तो फिर किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि यहाँ मिले दोस्त जिसको यहाँ तेरे जैसा, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। अगर किताब को दोस्ती बना लेते हैं तो दुनिया में और कोई दोस्ती बनाए या दुश्मनी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, तो अपना दोस्त सच्चा हमसफर किताब होता है। ठीक है, जीवन के अंतिम सांस तक अगर आप किताब के साथ होते हैं, उस वक्त आप क्या हो जाते हैं, सफल होते हैं। जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है ना, तो सबसे ज्यादा समय मांगता है, कामयाबी समय मांगती है। और जिस काम में आप सबसे ज्यादा समय देते हैं, उस काम में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कामयाब हमेशा बनने के लिए आपको क्या देना होगा, समय देना होगा। समय एक ऐसी चीज है, वक्त वक्त कहता है, समय कहता है, समय पावे तोरवर फले केतक सींचे नीर। ठीक है, समय पाने के बाद ही फल लगता है, ऐसे पहले कोई फल, कोई पौधा, कोई वृक्ष पर नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है समय पावे तोरवर फले और केतक सींचे नीर। ठीक है, तो आज हम इतना ही तक रहने देते हैं और ये हमारा हर्यक वंश का आज कंप्लीट हो गया है। और यह वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक हिस्ट्री पे, इंडियन हिस्ट्री, जिसमें कल हमने 16 महाजनपद के बारे में बताया और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध पर आज हम चर्चा करेंगे। और मगध के बारे में शुरू से यानी वीडियो, यानी एक तरह से कह लीजिए पूरे साम्राज्य के बारे में हम देंगे। तो पहला आज है, पहला क्या दिया गया है, ये पहला वीडियो है। किसका वीडियो है पहला, तो मगध वंश के पहले शासक। और पहले शासक यूं कह लीजिए 544 से लेके, यानी छठवीं शताब्दी, 6वीं ईसा पूर्व से लेके, और यानी 540 कह लीजिए, 540 से लेकर के और 592 के कार्यकाल, इसके बीच में। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन हुए, तो पहले एक ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक याद में क्या रहेगा, सबसे पहले देखिए, ट्रिक के साथ अगर हम करेंगे तो हमको बेशक यानी साम्राज्य कार्यकाल नहीं भूल पाएंगे। तो उसका ट्रिक ये रखा है कि हसीन मसूक शाह, इन पर क्या है कि ये ट्रिक बेस है कि कौन से वंश के बाद कौन सा वंश आता है। और इसमें 7 गो वंश है और लास्ट में दिया है सतवान वंश। सतवान लास्ट से याद रखेंगे, सतवान वंश मतलब 7 गो वंश है। तो शुरू एकरा 6 गो वंश आगे है और इस सातवान वंश जो है सबसे पीछे है। ठीक है, तो शुरू क्या होता है, हर्यक वंश से। कहाँ से होता है शुरू, हर्यक वंश। देखिए, तो हर्यक वंश में क्या कहा गया है, यानी क्या लेंगे, पहला हसीन मसूक शाह। ठीक है, तो ह से हर्यक वंश होता है, इसके बाद 100 से शिशुनाग वंश होता है, और 9 से नंद वंश होते हैं, और म से मौर्य वंश होते हैं, इसके बाद सु से शुंग वंश होते हैं, और क से कन्नौ वंश होते हैं, और सा से सातवान वंश होते हैं। तो ये टोटल कितने वंश दिया गया है, 7 वंश, जिसमें हम सबसे पहला वंश कौन वंश लेंगे, तो सबसे पहले जो आएगा उसको सबसे पहले ले लेते हैं। तो कहा गया है हर्यक वंश, और हर्यक वंश का कार्यकाल पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हर्यक वंश के सबसे पहले राजा, और काफी प्रतापी कह लीजिए या बड़ा कह लीजिए या क्षेत्रफल विस्तार में सबसे निपुण राजा कहिए, तो ये था। क्योंकि अब बढ़े हुए साम्राज्य को सभी बढ़ा सकता है, लेकिन शुरुआत में जो बढ़ा दे वह असल में योद्धा होता है। सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है, जो शुरुआत अगर अच्छा करता है, लास्ट में तो सभी अच्छा करने के प्रयास करते हैं और कहते हैं हम ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन शुरुआत जो करता है वो वास्तव में सबसे बड़ा योद्धा होता है। तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले जो इसका संस्थापक कहा गया तो वो कौन था, बिंबिसार। ठीक है,
हर्यक वंश के संस्थापक किसको कहा गया? बिंबिसार को। अब ये देखिए बिंबिसार क्या है, बिंबिसार के बारे में देखिए, तो संस्थापक इनकी द्वारा जो चलाया गया कौन सा? तो हर्यक वंश स्थापना की 544 ठीक है, संस्थापक इसको कहे जाते हैं। यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों धर्म में इनका विश्वास अत्यधिक था। ठीक है, इसके बाद वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इसके बाद पहला ऐतिहासिक राजा, क्या पहला ऐतिहासिक राजवंश यह था। पहला ऐतिहासिक, इतिहास में इससे पहले कोई राजवंश नहीं हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपने राजधानी राजगीर या ग्रीवर्ज को बनाया। राजगीर कहिए या ग्रीवर्ज कहिए, ये दोनों क्षेत्र अपने राजधानी को उलटफेर करते रहे थे। ठीक है, बिंबिसार को आ जाते हैं। तब बिंबिसार का शासनकाल जो हुआ 52 वर्ष तक चला था। कितना साल? 52 वर्ष। देख लीजिए, यानी 544 से 492 तक, 444 ईस्वी से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक, यानी ईसा पूर्व से ईसा पूर्व तक। यानी जब ईसा पूर्व में जाते हैं तो घटते जाएगा और ईस्वी में जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये 444 जब हम सैकड़ा हजार में गिनते हैं ना तो वो इतिहास होता है। ठीक है, जब सैकड़ा और हजार में गिनते हैं तो इतिहास होता है। लाखों और करोड़ों में गिनते हैं तो भूगोल होता है। अब वर्तमान में गिनते हैं 100-200 वर्ष गिनते हैं, 100-100 वर्ष, तो ये पॉलिटी राजनीति होता है। ठीक है, और फ्यूचर में जो सोचते हैं तो वो अर्थशास्त्र होता है, यानी भविष्य होता है। जब भी फ्यूचर की बात करेंगे तो भविष्य अर्थशास्त्र होगा, वर्तमान की बात करेंगे तो राजनीति शास्त्र होगा। और यानी 4000, 5000, 2000, 10,000, 1500 ईसा पूर्व, इस तरह से हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिस्ट्री हो जाएगा। और अगर लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष कहेंगे बात करेंगे तो भूगोल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं। तो इसमें 500 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक यह इनका शासन चला था। ठीक है, राजधानी राजगीर को बनाया, गिरिराज। और बिंबिसार का एक शासन जो चला था वह 52 वर्ष तक चला था। यह मगध का सबसे शक्तिशाली, मगध पूरे 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, प्रथम राजा और प्रशासनिक नगर पर बल देने वाला कौन था? तो यह मगध साम्राज्य यानी बिंबिसार थे। मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यह अंग देश को अपना पराजय और अजात शत्रु को वहां का राजा बनाया था। मतलब अंग देश पर आक्रमण किया। अंग देश वही भागलपुर का क्षेत्र, भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र जो पड़ता है वह अंग देश कहलाता था। तो अंग देश के पराजय करके और वहां पर क्या बना दिया? अपने बेटा अजात शत्रु को राज वहां पर शासक बना दिया कि तुम यहाँ पर शासन करो, वागडोर चलाओ। अपने बेटा को भेज दिया। ठीक है, बेटा भी तब व्यस्त हो चुका था जब युद्ध किया था तब। ठीक है, अब कहता है बिंबिसार का नीति एक अजब गजब का नीति था। इनके नीति से लोग को हंसी भी आता है, और लेकिन वह हर एक काम सही है जो उसके हित में हो। दुनिया का हर कोई वही कहता चाहता है कि हर कोई जो उसके हित में होता है वह हर काम करने के लिए वह क्या होते हैं? आतुर होते हैं। आज रूस के लिए व्लादिमीर पुतिन कहना है कि हर वह काम मेरे लिए ठीक होगा, दुनिया के लिए ठीक है जो उसके फायदे में होगा, और हर वह काम करने के लिए तैयार है। कौन? हर वह काम करने के लिए तैयार है व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के फायदेमंद होता है। अमेरिका भी तो वही कर रहा है कि हर वह काम करता है जो अमेरिका के लिए फायदेमंद होता है। जैसे वेनेजुला के राष्ट्रपति को रातों रात अगवा कर लिया, तो क्या है? एक राष्ट्रपति को कब्जा कर लेगा, रातों रात ओकरा देश से उठा के ले जाएगा। ये तो अमेरिका जैसे है। ठीक है, और सुपर पावर है, दुनिया का लीड करता है, चाचा चौधरी है, तो उनको कौन, उनके सामने कौन बोलेगा? ठीक है, लेकिन आखिर जुल्म के भी गिरेंगे महल। ठीक है, फिर से बनेंगे नवीन घर कहा जाता है। तो अगर आज जुल्म करता है तो कल वह घर गिर जाना है, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका ने जुल्म कर रहा है दुनिया पर, तो अमेरिका का भी जुल्म का घर गिरेगा। चाइना, कोरिया, रूस, ये सब मिलकर के उनके साथ प्रतिक्रिया दे रहा है। और कुछ आने वाले भविष्य में दुनिया में क्या कहता है कि जे न करे बाबू भैया से करे रुपया। तो रुपया आज अमेरिका के पास है, कल चाइना के पास हो जाएगा। चाइना भी कभी सुपर पावर बनेगा। आज अमेरिका है, कल चाइना बनेगा, परसों रूस बनेगा। हर कोई देश रूस आगे बढ़ेगा। जो व्यापार में आगे आता है वो वास्तव में आगे बढ़ जाता है। इनका इन पांचों देशों का 10 मेंबर्स है, यानी ब्रिक्स के 5+5 कर दिया गया है सदस्य। तो इसमें 10 मेंबर्स है
और इस 200 मेंबर मिलकर के ब्रिक्स को डेवलप करने में लगा हुआ है। और जब यह ब्रिक्स नोट डेवलप हो जाएगा, ब्रिक्स डेवलप जैसे होगा तो अमेरिका के डॉलर का वैल्यू घटने लगेगा। अमेरिका का डॉलर का वैल्यू घटने लगेगा, बस वह पावर उसका घटने लगेगा। रुपया से कोई भी बड़ा कब होता है? रुपया से कोई भी इंसान बड़ा तभी होता है जिसके पास डॉलर पैसा ज़्यादा होता है। अमेरिका के पास आज पैसा ज़्यादा है तो वह क्या बन चुका है? बड़ा बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या है? बिम्बिसार। बिम्बिसार ने भी वही किया था जो क्षेत्र विस्तार के लिए उनको ठीक लगा। और ठीक उसमें क्या लगा देखिए, तो वो कहा कल हो, बल हो या छल हो, हम तीनों गतिविधियां पर क्या करेंगे? तीनों गतिविधियां पर यानी हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने पहला काम क्या अपनाया? नीति जो कल से यानी बल से मान गया, पहले नंबर उसको क्या करो? उसके साथ छल करो। छल से मान गया तो ठीक है, अगर छल को पहचान गया तो बल प्रयोग करेंगे, लेकिन पीछे बल का प्रयोग करेंगे। सबसे पीछे वह क्या करता था? बल का प्रयोग। पहले प्रेम से कहता था, फिर न माना तो छल से कहता था, फिर न माना तो बल से कहता था, लेकिन कहता जरूर था, ये छोड़ता नहीं था। तो यह क्या किया? क्षेत्र विस्तार में बिम्बिसार ने सबसे पहले क्या किया कि किसी के साथ अगर छोटे साम्राज्य मिलता था ना तो ओकरा तो सीधे डेराइए के ले लेता था। छोटा साम्राज्य मिला तो डेराइए के मिला लिया, मिल जाओ इसमें। ठीक है, अगर कोई बड़ा साम्राज्य मिला तो उनके साथ प्रेम पत्र भेजता था और कहता था हम फन्ना से विवाह करना चाहते हैं। और यह प्रेम पत्र को जो स्वीकार कर लिया, ठीक, तो उसे स्वीकार कर लिया तो उसके साथ शादी कर लेता था उनके पुत्रियों से। ठीक, अगर वह भी नहीं स्वीकार करता था तो उसे जनता में फुटवेद करवा देता था। जनता में यानी सारे जनता को क्या कहते, आपस में लड़वा दिया। तय के बाद जनता जब लड़ गया, जनता जब नाराज है तो अभी गया आक्रमण करने, और आक्रमण करके अब उसके साम्राज्य को हड़प लेता था, जीत करके हड़प लेता था। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्षेत्र का विस्तार होता था। इन्होंने बिम्बिसार ने अपने क्षेत्र विस्तार में सबसे अच्छा काम यह किया कि वो 499 को शादी किया था। कितना शादी? 499 शादी किया। एक शादी मात्र कम था 500 में। अब सोचिए, इतना शादी कर, एक इंसान की जिंदगी में एक शादी होता है तो परेशान हो जाता है, आई 499 शादी किया था। अब सोच के देखिए, लोग सोचने में आपस में लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसमें क्या कहता, इनका सबसे फेवरेट जो पत्नी थी वह द्वितीय पत्नी थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? चलन्ना। चलन्ना उनका नाम था। ठीक है, चलिए द्वितीय पत्नी ये है कौन? चलन्ना। ये जो दूसरी पत्नी है ये इनका बहुत यानी इनके साथ इनका व्यवहार अच्छा था, बर्ताव इनका अच्छा था। चलिए आगे देखते हैं। तो बिम्बिसार ने क्षेत्र विस्तार के लिए क्या किया था? एक शर्त रखता था। शर्त वह क्या रखता था? देखिए, विवाह के माध्यम से क्षेत्र का और साम्राज्य का विस्तार करना। वह क्षेत्र में पैसा दहेज नहीं लेता था, दहेज के बदले वह क्षेत्र लेता था कि आपका जो भी यहाँ पर एक राजा है और एक राजा का, आप खाली हमको इतना कर दीजिए कि आपके इन राज्य में जो इनकम होगा ना वो इनकम हमारे पास आएगा। राज का बागडोर आप चलाइए या हम चलाएं, बात इतने होगा, लेकिन इसका इनकम जो होगा ना, आमदनी, वह किसके पास जाएगा? मगध के पास जाएगा। ये शर्त रखता था। तो यूं कह लीजिए कि जिसको आप इनकम दे रहे हैं वह वहां का मालिक हो गया। तो इस तरह से क्या किए, यह प्रस्ताव रखता था, और जो मान गया तो ठीक है, शादी होता था, न माना तो उसके साथ युद्ध होता था। और युद्ध के बाद उसे पराजय तो मिलनी है, क्योंकि सबसे बड़ा शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र संपन्न था ये 16 महाजनपद में। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, विवाह का यह प्रस्ताव रखा। इनका पहली पत्नी महाकोशला, महाकोशला कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत और कौशल राज की पत्नी थी, यानी बेटी और प्रसेनजीत की बहन। ठीक है, सबसे पहले इनको दहेज में क्या मिला? तो काशी मिला। क्या मिला? काशी। काशी जो है यह यहाँ से, काशी देख रहे हैं, यूपी, वर्तमान के यूपी में काशी पड़ता है, तो वह काशी मिला था। और काशी से जितना इनकम होता था ना, वो सारा इनकम किनको आता था? इनके मगध साम्राज्य में आता था, बिम्बिसार के पास आता था। उस समय में कितना इनकम आता था? 1 लाख मासिक आमदनी। 1 लाख, ठीक है, मासिक आमदनी होता था। 1 लाख के महीना, मासिक महीना 1 लाख के महीना उस समय में इनकम होता था। अब देखिए अगला, तो ये क्षेत्र का विस्तार इस तरह से हो गया। अगला में आ जाते हैं, द्वितीय पत्नी। यह कौन थी? तब वैशाली के लिच्छवी नरेश की पत्नी थी। कौन? वैशाली के लिच्छवी नरेश की पत्नी पुत्री थी, जिनके द्वारा यह चलाया जा रहा था। जिनके द्वारा क्या चलाया जा रहा था? लिच्छवी नरेश के पुत्री कह लीजिए। इनके द्वारा, इनके
पुत्री का नाम क्या था? चेलन्ना। इनसे क्या हुआ, शादी होने के बाद पुत्र जो हुआ था उसका नाम पड़ा था अजात शत्रु। ठीक है। अब देखिए दूसरी पत्नी से जो पुत्र हुआ था ना, वह उससे जितना प्रेम करता था बिंबिसार चेलन्ना से, उतना ही इनका पुत्र अजात शत्रु बिंबिसार से दुश्मनी करता था। यानी इनके माँ से बिंबिसार को जितना प्रेम था, इनके पुत्र से बिंबिसार को उतना ही ज्यादा नफरत था। यानी पिता से पुत्र का नफरत देखिए, नफरत इसलिए नहीं था, नफरत इसलिए था बिंबिसार अपने कदम पर जहां तक कहा जाए तो ठीक था, लेकिन इसको अजात शत्रु को नफरत इसलिए था कि बूढ़ा हो गया था बिंबिसार, अतइयो शादी करके क्षेत्र को बढ़ाने में लगा था। और इसका पुत्र जब कहता था कि आप मेरा शादी करवा दीजिए, तो कहता तू अभी बच्चे हैं, तुम अभी रुको, तुम अभी रुको, क्योंकि इसको अजात शत्रु को अंग देश का राजा बना दिया था, अंग देश का राजा बन गया था। तैयो एकरा कहता था कि तू अभी बच्चे है, और इसको शादी करवा नहीं रहा था अपने बेटा को, और ये अपने बूढ़ तक क्या कर रहा था, बुढ़ापे तक शादी कर रहा था। तो जिसके कारण क्या हुआ, अजात शत्रु इनको इनसे बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, यानी क्रोधित थे। ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरी पत्नी का नाम क्या था? तीसरी पत्नी या पंजाब के मद्र कुल के राजकुमारी थी, पंजाब के मद्र कुल इनकी राजकुमारी थी, जिसका नाम था क्षेमा। यह तीसरी पत्नी थी, क्षेमा। ठीक है। तो कौन कौन उसको मिल गया? तब पहला नंबर कौशल मिल गया, दूसरा नंबर पे कौन मिल गया? वैशाली लिच्छवी मिल गया, और तीसरा नंबर में कौन मिल गया? पंजाब के मध्य कुल के थे, तो इनकी यहाँ के क्षेमा थी। तो पंजाब इनको मिल गया किसमें? ये तीसरी पत्नी के रूप में। तो 3 गो क्षेत्र तो ऐसा ही मिल गया इनको, एगो अपना था ही मगध साम्राज्य। अब चौथी पत्नी देखिए, चौथी पत्नी कौन थी? चौथी पत्नी के रूप आम्रपाली, यह भी वैशाली की एक गायिका थी, वैशाली की गायिका। ठीक है। वैशाली की गायिका द्वारा क्या हुआ, यहाँ का क्षेत्र जो बचा खोचा इससे तो मिल गया किया था, दूसरी पत्नी वैशाली कौन? लिच्छवी चेलन्ना से। अब बचा खोचा क्षेत्र था जो गायिका दूसरे क्षेत्र के आता था, तो उनसे के बचा खोचा क्षेत्र भी मिल गया। तो अब कह लीजिए इसका क्षेत्र में बहुत ज्यादा, यानी 4 को साम्राज्य मिला, और अपना तो बड़ा था ही, तो और ज्यादा बहुत बड़ा हो गया। अब देखने में इतना बड़ा हो गया कि दूसरे जनपद के राजा सोचियो नहीं सकता था कि इतना बड़ा को कभी हराएंगे, क्योंकि इसका साम्राज्य इतने बड़ा हो गया था। ठीक है। अब आगे देखिए, तो बिंबिसार ने अपनी दूसरी पत्नी चेलन्ना से बहुत ज्यादा प्रभावित था। ठीक है। और इनकी हर गतिविधि को बहुत ज्यादा मानता था। ठीक है। और इनके कहने पर बौद्ध धर्म से उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। कौन धर्म को? प्रभावित होकर के जैन धर्म अपनाया था। पहले बौद्ध धर्म को ज्यादा मानते थे, लेकिन बाद में यह जैन धर्म को बहुत ज्यादा माना, क्योंकि चेलन्ना इनकी पत्नी थी और चेलन्ना बौद्ध धर्म को मानती थी, यानी जैन धर्म को मानती थी, और यह बौद्ध धर्म को मानते थे। लेकिन जब चेलन्ना के कहने पर इनके बात को ज्यादा मानता था बिंबिसार, तो इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है। जैन धर्म। इसके बाद क्या कहा गया, इनके पिता जो थे वह भाटिया थे। क्या थे? भाटिया। भाटिया मतलब क्या होता था पहले जमाने में, आज से ज्यादा नहीं 20-25 साल पहले जाइएगा तो घर घर आता था भाट, यानी क्या कहता, फकरा सुनाता था और कुछ ले के अनाज उनाज लेके जाता था। तो उस तरह से भाटिया एक होता है, भाटिया जनजाति। तो उस सब क्या भाट जिसको कहिए, तो वह क्या करता था, मांगने होने का क्षेत्र में घूमते उमते रहता था, कुछ मांगता उंगता था, भाटिया थे। ठीक है। इनके पिताजी भाटिया थे। ठीक है। अब कहते हैं पुराणों में बिंबिसार को श्रेणिक उपाधि मिला था। श्रेणिक का मतलब कि साम्राज्य को आपने विस्तार किया। ठीक है। श्रेणिक मतलब विस्तार किया, उपाधि और एक क्रम में सजाया। अब इस तरह से क्रम अब चलता रहेगा, इसलिए इतिहास इसे क्या माना था, श्रेणिक उपाधि दिया था। किसको? बिंबिसार को, कि अब जो भी होगा ना आपके बताए हुए रास्तों पर अब साम्राज्य चलेगा यहां से, तो इतिहास उसे श्रेणिक की उपाधि दिया था। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। इन्होंने अवंती के राजा, अवंती के अयोग्य अवंती के राजा क्या था, असभ्य रोग से ग्रस्त था। अवंती के एक राजा थे जो एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त था। ठीक है। और ग्रस्त होने के कारण वह अपना कोई काम नहीं कर पाता था। ठीक है। तो इन्होंने अपने राजवैद्य बोले तो कर्मचारी, उनको क्या भेजा था, उनके द्वारा राजवैद्य के द्वारा, राजवैद्य कौन था, जीवक, याद रखिएगा, जीवक को कहाँ भेजा था, यानी जीवक को भेजा था किसके पास, राजवैद्य अवंती के राजा
प्रौसेन जीत, ये क्या है, चंद्र प्रधोत है, चंद्र प्रधोत के पास, ये है चंद्र प्रधोत, ठीक है, इनके पास भेजा था। यानी अवंती के राजा चंद्र प्रधोत था, उनके पास जीवा को भेजा कि जाइए आप उसका उपचार कीजिए। उपचार किया, उपचार किया तो वह ठीक हो गए, और जैसे वह ठीक हो गए तो अब क्या हुआ, वह अपने आप को स्वयं ही स्वेच्छा से ही क्या किए, मगध को अपने अधीन कर दिया कि मगध आप जो कहिएगा वही होगा, ठीक है, क्योंकि यह जीवन भी तो आप ही का देन है। अगर आपका राज वैध न होता तो मैं मर तो गया होता और मेरा साम्राज्य बिछड़ गया होता। अब आज से मैं अपने आप को मगध के समरक्ष मानता हूं, ठीक है, तो ये कहा गया। अब आगे देखिए, तो इन्होंने उपचार किया, बिंबिसार के वैद्य ने क्या किया, स्वस्थ होने पर अवंती के राजा चंद्र प्रधोत ने मध्य क्या किया, अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, यानी मगध की अधीनता स्वीकार कर ली। राजवैद्य के द्वारा अब कौन मिल गया, अवंती भी मिल गया। तो अब देखिए कौन कौन मिल गया, तो पहला नंबर मगध शक्तिशाली था ही ऑलरेडी पहले से। दूसरा नंबर में कौशल राज, उनके साथ उनको विवाह हुआ तो उनका साम्राज्य मिल गया। तीसरा नंबर में वैशाली मिल गया। चौथा नंबर में पंजाब मिल गया। पांचवा नंबर में कौन मिल गया, तो वैशाली का बच्चा खोचा क्षेत्र जो था वो मिल गया चौथी पत्नी से। अब पांचवी के रूप में अवंती के राजा भी उसके साथ मिल गया, ठीक है, अवंती के राजा को भी क्या कर लिया उन्होंने, अवंती के राजा को भी अपने में मिला लिया। तो अब कितना बच गया, अब तो बचवे कहाँ किया, यानी छः साम्राज्य का मालिक तो वो अकेले बन गया। अब छः को साम्राज्य का मालिक बन गया, अब 200 है तो 10 जगह, 6 है तो अकेले है। अब देखिए ओहू में जब 16 था तो 16 में अकेले शक्तिशाली था, अब तो 6 को के मिला लिया, तब तो और कई गुना बड़ा हो गया। अब दूसरा साम्राज्य वाला, दूसरा जनपद के महाराजा या राजा सोचवे नहीं करेगा एक तरफ आंख उठा देगा, ठीक ठीक। तो इसके बाद इन्होंने, इसके बाद भी रुका नहीं, तय के बाद इन्होंने क्या किया, अंग देश को पराजय कर दिया, भागलपुर के क्षेत्र को अंग देश को पराजय किया और वहां जाकर के अपना बेटा अजात शत्रु को बैठा दिया, ठीक। अब देखिए तो 6 गो तो था, वो अंग देश को भी पराजित करके और उसको भी जाके बैठा दिया, तो अब 7 गो हो गया। 16 गो में 7 गो के मालिक ही अकेले हो गया, ठीक। अब कितना बच गया, उधर 9 गो बचल है, 9 गो है तो 9 जगह, 7 गो है अकेले। तो अब देखिए इस सबसे बड़ा साम्राज्य हो गया कि नहीं, और उसमें भी शुरुआते में सबसे साम्राज्य बन रहा था, ठीक। तो ये क्या बन गया, अंग देश का साम्राज्य किसको बनाया, अपने बेटा को शासक बनाया। बेटा तब तक सियाना हो चुका था, अब बेटा कहा, इनका बेटा कौन, जैसे ही राजा बना कुछ दिन तक देखा पिता के व्यवहार को, पहले से दुखी तो था ही, दुखी था, इसी के कारण वह बेटा को क्या बनाया, राजा बना दिया, ताकि वह क्या रहे, हमसे खुश रहे, ठीक। लेकिन वह खुशी कब तक रहेगा, पिता से बच्चे को हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए। पिता वही वास्तव में होता है जो बूढ़ा हो या बच्चा हो, आप बूढ़े हो जाइएगा ना फिर भी आपके बच्चे आपसे हर दिन मांगेगा पैसा, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे कि आप बूढ़े हैं, आप कमा रहे हैं, आप न कमा रहे हैं, आप घर पर बैठे हैं, ये नहीं। एक पिता से बच्चे को बुढ़ापे तक, यूं कह लीजिए कि अंतिम सांस तक कुछ आस होती है और लेने की आस होती है। आपको वो देगा नहीं, लेने की आस होती है, और वही था। तो इनके लेने की आस तो नहीं थी, पैसे की आस नहीं करता था, क्योंकि खुद एक राजा था और राजा को पैसे की कमी होती है नहीं, तो पैसे की कमी नहीं होती थी। लेकिन इनको एक चीज बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा इसलिए लगता था क्योंकि बिंबिसार जो था एकदम बूढ़ा हो चुका था, और बूढ़ा होने के बावजूद वह विवाह पर विवाह करते जा रहा था, ठीक, और विवाह पर विवाह करते जा रहा था। और जब वह कहता था विवाह करने के लिए तो कहता था तुम अभी साम्राज्य चलाओ ना, तो राज को ठेकेदारी रखो ना, क्षेत्र को कैसे बढ़ाना है वो हम समझेंगे। यह बात उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है, ठीक है, क्योंकि आप बूढ़े हो गए तब भी विवाह कर रहे हैं, और हम तो इतना दिन से, हम भी एक अंग देश के छोटा ही सही लेकिन राजा तो है, और आप मेरे पिता है, जब आप नहीं कहिएगा तो हमारा शादी कैसे होगा, ठीक। तो इस पे अजात शत्रु बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने अंग देश को जीता, वहां बैठा दिया अपने पुत्र को, और इसके बाद बिंबिसार ने अंतिम बार, अब जीवन के अंतिम बार उन्होंने वैशाली के बचे हुए क्षेत्र, वैशाली था बड़ा थोड़ा सा, तो बचे हुए क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए उन्होंने क्या किया, युद्ध तो किया लेकिन उसमें उनको असफलता मिली। असफलता मिलने के रीजन में क्या हुआ, वह वहां से पराजय हो गया। अब गुस्से में तमतमाए आया कौन, और बेटा अजात शत्रु, और उन्होंने क्या कहा, पिताजी अब आपका जीवन लीला खत्म कीजिए, बहुत जीवन लीला कर लिए आप, अब आपका जीवन लीला के फाइल बंद होगा हमेशा हमेशा के लिए।
और पिताजी को हत्या कर दिया कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की ही हत्या कर दिया, ठीक है। और इसके बाद 492 में उनकी हत्या हो जाती है बिंबिसार के अपने पिता के द्वारा। तब राजा कौन बनेगा? उसका बेटा बनेगा। अब इतना बड़ा साम्राज्य, साथ साथ वो जनपद का मालिक, एकलौता मालिक यानी अकेला बिंबिसार अजातशत्रु बना, ठीक है। अजातशत्रु, क्योंकि उनके जितना बेटा हुआ ना, सब में ज्यादा होशियार अजातशत्रु था और सबसे ज्यादा क्रूर था अजातशत्रु। तो इनसे सारे डरता था, ठीक। तो इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। 492 में इन्होंने 492 ईसा पूर्व में राजा बना और 460 तक राजा रहा, यूं कह लीजिए 32 साल, ठीक है। अजातशत्रु का नाम देखिए क्या क्या नाम दिया इतिहास। अजातशत्रु, शत्रुओं को नाश करने वाला। अजातशत्रु का मतलब होता है जो शत्रु का नाश करता है उसे अजातशत्रु कहा जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या कहा गया? शत्रुहंता, इसका नाम शत्रुहंता भी था, ठीक। तीसरा नंबर इसे कहा गया पितृहंता, क्योंकि इसने पिता की हत्या कर दिया था, तो इसलिए इसको पितृहंता, शत्रुहंता या शत्रुओं को नाश करने वाला या अजातशत्रु, इनका चार चार नाम दिया इतिहास ने, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया? प्रेम। तो इनका प्रेम जो हुआ इनके अपने मामा की पुत्री से, ठीक है। प्रेम किससे हुआ था? अपने मामा की पुत्री जिसका नाम वजीरा थी, क्या? वजीरा से इनका प्रेम हुआ था, ठीक है। इसके बाद राज, इनका कार्य देखिए। अब कार्य पर चर्चा करते हैं, ये इनका तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या होता है अजातशत्रु के कार्य? तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? राजगीर को किलाबंदी करवाया। किलाबंदी का मतलब सुरक्षा कवच, ठीक है। हम जहां पर रह रहे हैं वह कितना सुरक्षित स्थान है, क्योंकि हम घर के कोने में होते हैं, चारों दीवार को मजबूत से बनाते हैं, गेट अच्छा लगाते हैं और इसके बाद हम सुरक्षित बेड लगाते हैं, क्योंकि नीचे से कोई कीड़ा ना आ जाए, बाहर से कोई शत्रु ना आ जाए, और एक घर के कोने में आराम से सुरक्षित होते तभी रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। और उनका उत्तर राजा था, राजा के लिए तो और बड़ा अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। तो उन्होंने पहले अपने जहाँ रहता था उसका किलाबंदी करवाया था, ठीक है। राजगीर को किलाबंदी करवाया। इसके बाद राजगीर 5 पहाड़ियों से खुद घिरा ही था, चारों तरफ, पांचों तरफ पहाड़ था, 5 को पहाड़ से घिरा था, और उसमें भी वो पहाड़ पर किला बना दिया। एक तो पहाड़ ऊंचा होता है और वहीं पर से ऊंचा ऊंचा दीवार बना दिया। अब उतने ऊंच पर कोनो चीज चाहिए नहीं सकता है, ठीक है। तो किलाबंदी करवा दिया। इसके बाद क्या कहा गया? सबसे बड़ी घटना, इनके कार्यकाल में महात्मा बुद्ध की निधन हो गई, ठीक। इनके गुरुजी का निधन हो गया था, ठीक है। कार्यकाल में महात्मा बुद्ध के निधन हो गया था। पहली बार इन्होंने बौद्ध संगीत क्या है सप्तनी गुफा में दिया था। कहा? सप्तनी नामक गुफा में क्या दिया था? पहले बौद्ध संगीत दिया मिला था। वैशाली पर इन्होंने आक्रमण किया था, जो युद्ध को पापा उनके हारे थे। अब कहा हर बच्चे का सपना होता है कि पिता जिस काम को अधूरा छोड़ के गए हैं बच्चा उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो कहा चलिए पिता ही सही, अफसोस तो होगा, पिता को मार दिए लेकिन अफसोस तो होगा ना। अफसोस इसलिए होगा कि आखिर जैसे भी थे उनके पिता थे, जैसे भी थे एक राज्य के राजा थे, बूढ़ा ही सही लेकिन राजा तो थे। और पिता के छाया जब बच्चे के सर से उठता है तो बच्चे पर क्या बीतता है वह बच्चा जानता है। लेकिन कहा जाता है ना कि मर्द कभी दर्द नहीं होता है, जहां मर्द वहां दर्द और जहां औरत वहां दौलत, कहा जाता है। इसको ठीक उल्टा कीजिए, तो जहां मर्द है, जहां दर्द है वहां मर्द है, जहां औरत है वहां दौलत है, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा था कि आज पिताजी होते तो कितना खुश होते कि जिस युद्ध को उसने हार के आया है उस युद्ध को मैंने यूं जीत कर दिखा दिया। लेकिन उसको देखने के लिए पिताजी दुनिया में थे ही नहीं, और अपने आप में एक तरह से शर्मिंदगी कहिए और एक तरह से लज्जा कहिए या फिर शोक कहिए, यह प्रकट कर रहे थे। लेकिन क्या कहता है कि राजा ये दर्द किसको दिखाएगा, ठीक है। तो ये दर्द किसी को दिखाया नहीं जाता था। अब आगे आ जाते हैं, देखिए। तो वैशाली के सप्तनी गुफा में क्या किए थे इन्होंने? बौद्ध संगीत दिए थे। वैशाली पर आक्रमण करके इन्होंने जीत लिया, और इसमें जीत में सबसे पे इनका साथ दिया था वर्षकर, इनका रथी था। क्या था? सारथी, सहयोगी। इनको पहले 1 साल पहले ही भेज दिया, और वर्ष भर रह करके तुम वहां देखो कि तुम क्या कर रहे हो। वहां का राजा अगर कोई युद्ध करेगा तो क्या क्या नकता है, और अस्त्र शस्त्र कैसा प्रयोग करेगा, और हम उसके लिए कैसे युद्ध का तैयारी करें। तो कहा महाराज
1 साल तो भेज दिया, रह गया। लेकिन कहा महाराज उसका सेना हमला कर देता है, इस तरह की कुछ व्यवस्था की गई है। तो कहा हमको उसको क्या करना चाहिए। तो कहा शत्रु जो आता है ना, तो पहले इस तरह से सेना सारी गुप्त बात बता दिया। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 भयंकर चीज का प्रयोग किया, एगो रथ मूसल और एगो महाशिलालेख। रथ मूसल क्या था, रथ मूसल यानी घोड़े में लगा होता है, मैं बहुते सारा घोड़ा लगा होता है, ठीक है, और उस घोड़े को चलता रहता है, ऊपर से तीर खुद ब खुद छूटता रहता है। सामने के शत्रु आता रहेगा तो ऊपर तीर छूट जाएगा, और घायल होकर गिरेगा तो घोड़ा ऊपर से जाएगा तो घोड़ा उसको खान देगा। तो ये था कौन, रथ मूसल। आ एगो महाशिलालेख, महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक मतलब एगो रथ बनाया, आ ओई रथ में बड़का बड़का पत्थर लेके रख देता था। 10 गो 15 गो सेना भीड़ के आ रख दिया, और उसको एक बार रस्सा खोलता था ना, फेंक देता था उठा के उसको, अब बहुत दूर तक गोल गोल पत्थर था, वह जाता था। अब इंसान से इंसान की लड़ाई होगा तब न तलवार की काम होगा, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर गुरुकते आ रहा है, मान के चलिए पहाड़ से बहुत बड़ा पत्थर गुरुकते आ रहा है, और वहीं पर सेना जाएगा हमला करे। जहाँ बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है, तलवार से पत्थर को क्या लेना देना, वो तो सीधे गुरुकते जाएगा, पीछते हुए निकल जाएगा पत्थर, वही में कितना सेना दब के मर जाएगा। अचानक जब सेना की झुंड टूटा ना, तो ऊपर से पत्थर बरसा दिया, पत्थर का बड़ा बड़ा गोला फेंक दिया, उससे गुरुकने लगा गोला, गुरुकते गुरुकते गया, पूरा क्या होने लगा उसके तरी में, दबने लगा, तो उसकी सेना दब गई। तय के बाद रथ मूसल चला, इससे क्या हुआ, वह बहुत ज़्यादा सेना खत्म हो गई और उसको पराजय कर दिया। इसके बाद इन्होंने शुरुआत में तो जैन धर्म को अपनाया था अजात शत्रु, और बाद में बौद्ध धर्म में प्रवाहित हो गए थे, आ गए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रवाहित हो गए। अब कहा जाता है ना कि इतिहास हमेशा दोहराता है, इतिहास हमेशा दोहराता है, और आज फिर वो क्या हो रहा है, वही इतिहास दोहराने के लिए कोई और आया है, जो वर्षों पहले अजात शत्रु ने किया, आज ठीक वही इतिहास को दोहराने उसका पुत्र उदयीन आया था। कौन आया था, उदयीन, उसका पुत्र, किसका, अजात शत्रु का। क्या कि आपने भी तो दादाजी को मर्डर कर दिया था ना, आप भी अपने दादा को, अपने हमारे दादाजी को मार दिया था। आखिर क्यों मारा था, विवाह ने, हम भी तो आपसे कह रहे कि हमको विवाह करवाइए। और इसका पुत्र भी कुछ उसी गतिविधियां का था, वो भी कुछ क्षेत्र को बढ़ाने में लगा था, लेकिन युद्ध का प्रयोग ज्यादा करता था, शादी विवाह कम और युद्ध क्षेत्र को ज्यादा, युद्ध में विश्वास करता था अजात शत्रु, ठीक है। तो इसके पुत्र भी क्या किया था, उनको दोबारा से यानी अजात शत्रु की हत्या कर दिया, यानी पिता की हत्या पुत्र के हाथों दोबारा हो गया, जिसका नाम क्या था, उदयीन। तो आज हम उदयीन पर फिर से वीडियो बनाते हैं और उदयीन के बारे में पढ़ते हैं। और इस तरह से आपको देखिए ये कितना है, तब बिंबी, इसमें 3 गो आपको 3 गो शासक मिला, और तीनों शासक बहुत ही योग्य शासक था। तो ये तीनों योग्य शासक कौन कौन रहा, तो एक ठो बना कौन, तो हर्यक वंश के शासक में बिंबिसार, अजात शत्रु, और एक वो आता है उदयीन। तो ये 2 हमने देख चुका। अब तीसरा वीडियो यानी तीसरा कहते हैं